तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप मस्त होंगे और 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th साइंस के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम न्यूमेरिकल के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। हर एक चैप्टर से हमने दो दो न्यूमेरिकल चूज़ किया है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं और कौन सा न्यूमेरिकल 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का 10 नंबर आपका अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए चलते हैं, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करते हैं, उसको समझते हैं कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन से फार्मूला लगाया जाता है, फार्मूला कैसे याद किया जाता है, सब कुछ हम डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को बस लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये न्यूमेरिकल का, इसको पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं और आप लोगों को एक्सप्लेन में करके मैं आप लोगों को एक एक डिटेल से सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, बस आप समझते जाइए। कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पीयर है। प्रति सेकेंड इससे बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है तब। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चनों को लगाने की। बहुत ही सिंपल मेथड आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा का मान दिया हमको 10 एम्पियर, धारा का वैल्यू हमको दिया है 10 एम्पियर। तो जो चीज़ दिया रहता है पहले उसको नोट कर लेते हैं। देखिए धारा, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, आप लोग भी जानते हैं धारा को किससे डिनोट किया जाता है, आई से। तो धारा बराबर दिया हमको 10 एम्पियर, 10 एम्पियर ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। एम्पियर का साइन होता है 10 एम्पियर। धारा की वैल्यू कितना दिया है, 10 एम्पियर हमको दे रखा है। आप देखिए इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं 10 एम्पियर, ठीक है। मैं कोष्टक में कर देता हूँ। तो धारा की वैल्यू 10 एम्पियर दिया है और हमको दिया है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना दिया है। जो चीज़ दिया है पहले उसको आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है कितना हमको, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना ही होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। इतना कूलाम, इतना कूलाम हो गया। अब हमसे पूछा है यहाँ पे कि एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली धारा का मान 10 एम्पीयर, प्रति सेकेंड इससे बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश इतना हो तो क्या करा, प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड। तो यहाँ समय की भी बात है तो समय भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि समय, समय को हम टी से डिनोट करते हैं, जो कि दिया हमको क्या है 1 सेकेंड, समय भी हमको दे रखा है 1 सेकेंड। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे धारा की वैल्यू, आई की वैल्यू 10 एम्पियर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका दे चुका है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना दिया है, समय हमको टी दिया है, ठीक है। अब हम जानते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि फार्मूला आवेश बराबर क्या होता है, क्यू, क्यू का हम आवेश करते हैं, ठीक है। तो क्यू आवेश बराबर क्या होता है, धारा इंटू समय। तो धारा इंटू समय, तो धारा को आई से और टी से समय कर देता हूँ, तो क्यू बन जाता है क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर क्या बन जाता है, आई टी। ये फार्मूला होता है, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। आवेश, ठीक है, आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय। क्या होता है, धारा इंटू समय, उसी को बस इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ से धारा बराबर क्या हो जाता है, आवेश बटे समय, तो आई बराबर क्यू अपन के टी हो जाता है, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो आवेश है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉनों पर आवेश दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो क्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्यू को हम एन ई से डिनोट कर देते हैं, एन ई से। क्यू को हम किस पे लिखेंगे, एन ई लिखेंगे, इसलिए क्यू को, क्योंकि आवेश पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे चुका है। तो जब भी आवेश ना देके आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे तो यहाँ पे क्यू की जगह एन ई लिख देते हैं। एन ई मतलब क्या हो जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमको ज्ञात क्या करना है, कह रहा है कि इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब एन की वैल्यू ज्ञात करना है, एन की। तो एन की वैल्यू ज्ञात करना, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी बटे में
ई, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से नंबर निकल जाएगा। तो n बराबर क्या निकल जाएगा, आई कितना दिया है 10 एम्पियर, टी समय कितना दिया है 1 सेकेंड, और बटे में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पावर कितना दिया है 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा कि 10 गुणे 10 में को गुणा करेंगे तो 10 ही आ जाएगा। अब ये चीज़ जो बटे में है ये ऊपर अगर जाएगी तो ठीक है, ये चीज़ किस में है, बटे में दिया हुआ है। अगर ये चीज़ बटे में है और इसको मैं भेज दूँ कहाँ ऊपर, तो ये चीज़ें किस में हो जाएंगी, तो प्लस में हो जाएंगी। नहीं तो एक काम कीजिए कि जो जैसे 1.6 है तो यहाँ 10 में उठाएंगे तो 10 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका कितना 16 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 बन जाएगा। ठीक है, फिर n बराबर क्या हो जाएगा, 10 में 10 को गुणा करेंगे तो 100 बटे 16 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। ठीक है, अब ये चीज़ मैं इधर लिख देता हूँ, इधर आप लोग नोट करिए, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब 100 में जब 16 का भाग देंगे, ठीक है, 100 में जब 16 का भाग देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा n बराबर 6.25, भाग कितना जाएगा 6.25, और इंटू ये 10 पे पावर माइनस 19 ऊपर भेज देंगे तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा प्लस 19 हो जाएगा। तो n बराबर इतना इलेक्ट्रॉन, ये आपका निकल गया इतना इलेक्ट्रॉन। किया हमने क्या किया है, 100 में 16 का भाग दिया तो 6.25, और 10 पे पावर माइनस 19 को ऊपर भेज दिया तो 10 पे पावर प्लस 19 आ गया। बस यही आ गया आंसर। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अभी तो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब हर बार एक क्वेश्चन आता है, इतना याद रखिए, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को आप आराम से इन चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन को इग्नोर करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आपको देखने को 100% 2022 बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। 90 95% 96% चांस है जिन क्वेश्चनों को आने की। जहाँ तक हमने हमारा अनुभव जहाँ रहा है अब तक, हमने पेपर को जितना देखा है, ये क्वेश्चन कॉमन ही है, हमेशा आपको मिलता ही रहेगा। और उसी चैप्टर के ये क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आप लोगों को। अब वो तो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, और इस वाले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से, कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से अगर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा अगर 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा ये सिंपल है। देखिए हल कैसे लिखेंगे, हमने क्या किया कि जो चीज़ दिया पहले उसको आप नोट कीजिए। कह रहा है यहाँ पे कि तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, तो विद्युत धारा भी हमने बताया है कि धारा को हम डिनोट करते हैं आई से, तो धारा बराबर आई, जो कि कितना दिया है 0.5 एम्पियर दे रखा है, एम्पियर। तो धारा की वैल्यू तो दे रखा है कितना 0.5 एम्पियर दे रखा है। और कह रहा है कि विद्युत 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, समय कितना मिनट में 10 मिनट में, तो हमको समय दे रखा है, समय मतलब टी का वैल्यू दे रखा है कितना 10 मिनट तक दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, हमसे पूछा है कि विद्युत परिपथ से प्रवाहित और विद्युत आवेश परिमाण ज्ञात कीजिए। मतलब आवेश पूछा है, आवेश मतलब क्यू का वैल्यू पूछा है। अभी जस्ट फार्मूला पीछे आप लोग देखे हैं कि क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई इंटू टी। अभी हम लोग वही फार्मूला तो देखे हैं, क्यू बराबर आई इंटू टी। आई की वैल्यू कितना दिया है 0.5 और टी का वैल्यू कितना दिया है 10 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप गुणा कर लेते हैं। लेकिन याद आपको एक चीज़ बस नोटिस करना है यहाँ पे याद करने के लिए, नहीं तो सवाल पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। जैसे समय है, देखिए समय आपका किस में दिया है, मिनट में दिया है। जब भी न्यूमेरिकल लगाते हैं तो हमेशा एसआई पद्धति का लेते हैं मात्रक, तो समय का एसआई पद्धति के मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए पहले आप इसको सेकेंड में चेंज कर लीजिए। तो 10 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम 60 में, तो ये हो जाएगा आपका कितना 600, कितना 600 क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। तो 600 सेकंड ये आपका एसआई मात्रक में चेंज हो गया। अब यहाँ पे 10 नहीं क्या रखेंगे 600 रखेंगे। ठीक है, यह बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आपको जरूर नोटिस कीजिए, पूरा का पूरा आंसर गलत आपका आ जाएगा। समय 10 मिनट दिया है, इसको आप सेकंड में चेंज कीजिए, हमेशा एसआई मात्रक लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड में हो गया, और आपका एसआई मात्रक धारा का तो एम्पियर होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कीजिए, तो 6 5 30 और 2 0 इसका 1 0 2 0, 10 में कितने अंक बाद लगेगा 1 अंक बाद, तो कितना आ गया 300 आ गया आपका। आवेश है, आवेश आपके किस में होता है क्यू से आवेश को डिनोट करते हैं, तो आवेश किस में आता है कूलाम में,
तो यहाँ हो जाएगा 300 कूलाम, 300 कूलाम इसका आंसर आ जाएगा कि विद्युत आवेश का परिमाण कितना हो जाएगा 300 कूलाम। तो यह बात नोट करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा कि मात्रक हमेशा एसआई पद्धति वाला लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानव नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही होता है और एग्जाम में इससे ही प्रश्न आते हैं, समझ लीजिए इससे एक प्रश्न बनना निश्चित है। मानव नेत्र के दो क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो ये वाला, एक ने तो सिंपल फार्मूला वाला, तो दोनों हमने प्रश्न ले रखा है। बाहर तो ये क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, आपको बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। दो कैटेगरी क्वेश्चन पूछता है, दोनों कैटेगरी हमने सम्मिलित कर लिया है, बस उसको आपको समझना है, ठीक है। अच्छे तरीके से उसको तैयार करके जाइए, बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे कि एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए बोला है। सबसे पहले हमने क्या कहा, जो चीज दिया पहले उसको आप नोट कीजिए। एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, जो चीज दिया है उसको सिस्टम से आप लिखें। दिया है क्या, प्रिज्म कोण, प्रिज्म का कोण, तो प्रिज्म कोण हमको दे रखा है यहाँ पे कितना, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री दे रखा है। और प्रिज्म कोण को ए से डिनोट करते हैं, तो आप ए बराबर 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई आपको। फिर अल्पतम विचलन कोण दिया हमको 38 अंश, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्पतम, अल्पतम विचलन कोण, और यहाँ पे हमको अल्पतम विचलन कोण दे रखा है कितना, 38 अंश, उसको हम सिग्मा एम से डिनोट करते हैं। सिग्मा एम बराबर कितना हो जाएगा, 38 अंश, ठीक है। अब हमसे पूछा है क्या, अपवर्तनांक। जैसा कि आप लोग जानते हैं अपवर्तनांक का फार्मूला आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। मैं यहाँ ब्लैक पेन का इस्तेमाल करता हूँ फार्मूले के लिए कि अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है। जब भी मानव नेत्र पढ़े होंगे आप लोग तो मालूम होगा, आप लोगों को नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, भी मालूम हो जाएगा। तो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक एन, तो एन बराबर फार्मूला होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको याद कर लीजिएगा, इसी फार्मूले में पूरा सवाल आता है कि साइन ए प्लस सिग्मा एम, यहाँ पे सिग्मा इस तरह बनता है, सिग्मा एम और बटे में 2, फिर पूरे के पूरे बटे में साइन ए बाई 2। अब ये तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है, ये सिग्मा एम होता है। अब इसी फार्मूले पे आपको पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे लगेगा, आपको बस वैल्यू पुटअप कर देना, और क्या, साइन है कोई बात नहीं, साइन, इसके बाद ए का वैल्यू कितना दिया है 60 अंश, और प्लस सिग्मा एम का वैल्यू कितना दे रखा था 38 अंश, ठीक है, और बटे में क्या हो गया 2, फिर पूरे के पूरे बटे में क्या हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू कितना है 60 अंश, बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे यहाँ हल कर देते हैं, तो ये जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका साइन 60 और 38 अंश कितना हो जाएगा 98 अंश, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा इसका 2, अभी पूरे के पूरे बटे में हो जाएगा साइन 60 अंश बटे में 2। अब यहाँ हल करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा, इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा साइन 49 बार में कट जाएगा, ठीक है, और नीचे वाला कट जाएगा कितना, साइन 30 बार में, तो साइन 30 बार में। एक चीज देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो हिंट आपको दिया है, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा आपको कि साइन 49 अंश का वैल्यू आपको 0.75 लेना है, ठीक है। तो कोई नहीं, साइन 49 का वैल्यू हम ले लेंगे 0.75 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं साइन 30 अंश। देखिए साइन 30 अंश का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 0.5, तो यहाँ पे ले लेंगे 0.5 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ से एन के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एन बराबर, तो यहाँ पे देखिए 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए दशमलव हटा देते हैं, तो 75, अब बटे में क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 2 अंक बाद है, इसको भी दशमलव हटाना, तो 1 जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 हो जाएगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो 50 से कम 50 और 50 25, 1.5, ठीक है। एन का वैल्यू कितना आ गया 1.5 आ गया, ठीक है। तो अपवर्तनांक आपसे पूछा था, तो अपवर्तनांक कितना गया 1.5 आ गया, ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन में एकदम बनना तय है, समझिए फिक्स है, इस प्रकार क्वेश्चन आना तय है इसी फार्मूले पे, बस ऐसे ही आपको बस फार्मूले पे उसको लिख कर और आपको आंसर बता देना अच्छे तरीके से, ठीक है।
क्लियर है ना? कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं इसी लेसन के क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने कहा दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, एक तरीका हमने आपको वो वाला बता दिया, एक तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। अब ये क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए एक चीज बात नोटिस कीजिए ध्यान से। कह रहा है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने कितना 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, आइए हल करते हैं। तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि स्वस्थ नेत्र के लिए जो नेत्र का दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। जानते हैं आप लोग, ये चीज लिखना पड़ेगा आपको कि स्वस्थ, पहला पॉइंट ये लिखना है आपको, स्वस्थ नेत्र के लिए, क्योंकि आप बोला कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। आप लोग भी जानते हैं दूर बिंदु क्या होता है, अनंत। अगर आपकी आंख स्वस्थ है तो आप कितना भी दूरी तक, देखिए यहाँ से चंद्रमा को भी देख लेते हैं, आप तारे को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए कितना दूर तक देख सकते हैं, तो अनंत दूरी तक देख सकते हैं। तो ये लिखे हैं स्वस्थ नेत्र के लिए नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है। कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है, अनंत पर होता है। तो मतलब कि u बराबर क्या हम ले लेंगे यहाँ पे? इन्फिनाइट ले लेंगे। u बराबर क्या ले लेंगे? इन्फिनाइट ले लेंगे। u मतलब कि वस्तु को, मतलब अपनी आंखों से कहाँ तक देख सकते हैं? तो अनंत दूरी तक देख सकते हैं, तो आई u की दूरी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्नानुसार, अब देखिए हमको क्या बोला है यहाँ प्रश्न में, क्या हमसे बोला है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब v का वैल्यू दिया है। तो v का वैल्यू कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर, तो -80 सेंटीमीटर ले लेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ इसको हल करते हैं। देखिए कैसे हल होगा, ये भी आपका किस में होगा? माइनस में। दोनों वैल्यू किस में होती है? माइनस में होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, जैसा आप लोग भी जानते हैं कि 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u होता है। 1/v माइनस 1/u ये फार्मूला, इस फार्मूले से अब आंसर निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/f बराबर, ठीक है, क्योंकि पहले हम देखिए इसमें निकालना क्या है, हमको क्षमता निकालना है। तो क्षमता कैसे निकलता है? तो P बराबर 1/f फार्मूले से। तब तक फोकस दूरी मालूम नहीं रहेगा तो क्षमता निकाल नहीं पाएंगे, तो इस फार्मूले से पहले फोकस निकाल लीजिए, फोकस दूरी। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/v, v का वैल्यू कितना दिया है? -80, फिर -1/u का वैल्यू कितना दिया? -इन्फिनाइट। ठीक है, तो इन्फिनाइट कोई भी वैल्यू अगर इन्फिनाइट में तो उससे मतलब कुछ नहीं है, उसका मतलब इन्फिनाइट आएगा, तो इससे वैल्यू तो कुछ मतलब है नहीं, तो इसका काम खत्म। तो बच गया क्या? 1/f बराबर 1/-80। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? f की। तो f को ऊपर ले जाइए तो 80 भी ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 80 मीटर। किस में आ जाएगा? 80 मीटर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया। सेंटीमीटर में दिया है ना, तो कितना आ जाएगा आपका? पहले वैल्यू आपका आएगा सेंटीमीटर में, ये वैल्यू जो है सेंटीमीटर में निकल के आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में आ गया। तो हमने क्या कहा आपको कि कोई भी पद्धति हम लोग किसमें सॉल्व करेंगे? SI पद्धति में। तो आपका लंबाई किसमें नापी जाती है? मीटर में, ना कि सेंटीमीटर में। तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा? आपको मीटर में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर रहे हैं ना, तो हमें 10 का क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका -0.80 मीटर। 10 का करें 100 का भाग, क्योंकि एक यहाँ पे लिखिए 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तब 100 से यहाँ भाग देंगे हम लोग, तो कितने अंक? 2 ठे है, तो 2 अंक बाद 10 लग जाएगा, तो 1 2 यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो इतना मीटर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। SI पद्धति में हमने मीटर में चेंज कर दिया। अब लेंस की क्षमता पूछ रहा है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पूछा था लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता निकालेंगे। तो लेंस की क्षमता बराबर मतलब P बराबर क्या होता है?
तो P बराबर होता है आपका 1/f फार्मूला। तो 1/f की वैल्यू क्या है 0.80 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट होगा तो आ जाएगा आपका, वो भी माइनस में है, तो आपका आ जाएगा -1.25 डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता किसमें निकलता है डायोप्टर, जिसे डी से नोट करते हैं। तो आपके क्या आ जाएगा -1.25 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़। और हमसे पूछा है कि किस लेंस का प्रयोग करेंगे, लेंस की प्रकृति क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लगाएंगे, तो यहाँ पे अवतल लेंस, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। तो अवतल लेंस का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, प्रकृति में लिख लीजिएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे जो कि आप आसानी से क्वेश्चनों को कर पाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बहुत ही शांति से इन प्रश्नों को तैयार करके ही आपको जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, उसको देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए पहला चैप्टर से 2 क्वेश्चन हमने लिया है। 2 कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से। तो दोनों कैटेगरी का हमने क्वेश्चन लिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, न्यूमेरिकल में 1% दिक्कत ना हो कि पूरा का पूरा नंबर आप उठा लाएंगे। ठीक है, बस शांति से इन वीडियो को देख कर लीजिए अच्छे तरीके से और तैयार कर लीजिए क्वेश्चनों को। कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, हमको क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे वायु के सापेक्ष जल का, फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2 दे दिया है। हमने क्या किया, जो दिया पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया है, इसके बाद फार्मूला लगाएंगे। पहले जो चीज़ दिया रहता है उसको नोट कीजिए। दिया है वायु के सापेक्ष, ठीक है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो लिखेंगे वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। आपको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पहले जो चीज़ दिया उसको आप लिखें। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वायु के सापेक्ष किसका पूछा है, जल का अपवर्तनांक। तो ए से मतलब एयर, एयर मतलब हवा, हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका, जल का। तो हवा के सापेक्ष यन मतलब अपवर्तनांक किसका, वाटर, वाटर मतलब जल का। कितना दे रखा है 4/3। तो आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरह वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो लिखेंगे वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ, वायु मतलब क्या, फिर एयर के बात करा है, एयर के सापेक्ष किसका, कांच का, कांच मतलब ग्लास, ग्लास का अपवर्तनांक। ठीक है, कितना दे रखा है 3/2 दे रखा है। तो कह रहा है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए। क्या पूछ रहा है, जल का कांच के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताने के लिए बोल रहा है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे, निकालना हमको क्या है कि जल का कांच के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष क्या पूछ रहा है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए जल का कांच, यहाँ पे देखिए क्या दिया था, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष, ठीक है, वायु के सापेक्ष, देखिए जिसके सापेक्ष में कहेगा उसको आगे लिखेंगे। देखिए वायु के सापेक्ष, वायु को, तो यहाँ पूरा जल के कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष मतलब ग्लास के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका, जल का मतलब वाटर का क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, यह हो जाएगा किसका, जल के कांच के सापेक्ष का अपवर्तनांक। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया 4/3,
फिर इसके बटे में वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक कितना दिया है, 3/2 दिया है। तो यहाँ पे सिंपल आप कैलकुलेट कर पाएंगे 4/3, यह भाग में तो गुणा में चेंज हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारा आंसर 4 दूनी के 8 और 3 तुली के 9, 8/9। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं और आसानी से आप नंबर उठा पाएंगे इन प्रश्नों में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसानी से उठा पाएंगे। कुछ भी क्वेश्चन में नहीं, आसानी से इन क्वेश्चनों को करके आप पूरा फुल का फुल मार्क्स आप उठा पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो एक तो वो कैटेगरी से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक ये कैटेगरी रहता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं, तो हल कर लेते हैं। तो हल करने से पहले पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले वही चीज जो दिया है पहले उसको देख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो एफ बराबर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि आपका कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण कैसे बनता है, ऐसे, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी इधर होती है, तो जो चीज इधर में रहेंगी, ठीक है, वो किस में रहेंगी, धनात्मक में रहेंगी, और जो चीज इधर रहेगा वो ऋणात्मक रहेगा। तो फोकस दूरी इधर रहता है जो कि धनात्मक में रहेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, कोई बिंब 10 सेंटीमीटर। तो कोई बिंब को हम यू से नोट करते हैं, यू बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन याद रहे आपको कि कोई वस्तु हम लोग इधर रखते हैं, तो इस साइड रखेंगे तो ये आपका माइनस में रहेगा, तो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति बताए, मतलब वी का वैल्यू पूछ रहा है, क्या, वी का वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल फार्मूला दर्पण सूत्र से लगा लेंगे। तो दर्पण सूत्र का फार्मूला आप लोग जानते हैं ना, सेम वही फार्मूला होता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है कि 1/के v प्लस 1/के u बराबर 1/के f, ये होता है आपका दर्पण सूत्र होता है। बस इस पे आपका आ जाएगा, तो 1/के v, ठीक है। तो हमको 1/के v का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/के f, ये प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमको v का ही वैल्यू ज्ञात करना है ना। तो 1/के v बराबर 1/के f कितना दिया है, 15, फिर -1/के u कितना दिया है, -10 दे रखा है, ठीक है। तो ये हांस हो जाएगा 1/u बराबर 1/15, इस माइनस गुणा माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा 1/10। तो यहाँ से 1/v बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, और एलसीएम 15 थोड़ी होगा भाई, यहाँ से निकालना पड़ेगा ना। 15 और 10 का एलसीएम 30 होता है, सॉरी यहाँ 30 लिख लीजिएगा। तो 15 दूनी के 30 और 10 तिहाई 30। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1/v बराबर क्या आ जाएगा, 3 2 5 बटे कितना आ जाएगा, 30। हमको वैल्यू v का निकालना था, v को हमने ऊपर कर दिया तो 30 ऊपर चला जाएगा, 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5 6 के 30, तो v बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कितना, 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिर हमसे पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, प्रकृति पूछा है, ठीक है। तो प्रकृति हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, प्रकृति में यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रकृति यहाँ ब्लैक पेन शेडिंग डाल लीजिए, लिख लीजिए प्रकृति कहाँ बनेगा, तो 6 सेंटीमीटर पर बनना है। अब वस्तु कहाँ पे थी, -10 सेंटीमीटर पे, तो उसके कहाँ बनेगा, तो लिखेंगे हम यहाँ पे जो कि प्लस में बनना है। अगर इधर बनता है तो कहाँ बनता है, माइनस में। उधर बनना है मतलब दर्पण के कहाँ बनना है, पीछे बनना है। तो लिखेंगे कि दर्पण के पीछे, क्योंकि प्लस बनना है तो उधर बनेगा, प्लस बनना तो इधर ही बनेगा, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनना तो जाहिर सी बात है आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। आभासी तथा कैसा बनेगा, उस साइड बनना है तो सीधा बनेगा, सीधा, ठीक है।
ये हो जाएगा क्या, इसकी प्रकृति हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये सारे प्रश्न क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था लास्ट क्वेश्चन, हमने हर एक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन नोट किया है। इससे बाहर न्यूमेरिकल जा ही नहीं सकता है। ठीक है, बस आपको अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को तैयार करके आप 2022 बोर्ड एग्जाम में आपको पहुंचना है। जैसे मैं पढ़ाऊंगा आराम से आपको पढ़ना एक एक पॉइंट। ठीक है, सवाल हल करने से पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है जो वैकल्पिक रूप में पूछे जाते हैं, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, वो चीज़ आपको याद होना चाहिए। चलिए हमारे साथ नोट कीजिए, फिर मैं सवाल एक एक करके आपको बताऊंगा। जैसे मैं पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आपसे विकल्प में पूछ लेता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होता है। तो चलिए देखिए, रट्टा नहीं मारना है, पूर्ण विवरण से लिखा होगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना, तो देखिए इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक विद्युत आवेशित कण है। जो इलेक्ट्रॉन होता है कैसा, ऋणात्मक कण होता है, ऋणात्मक विद्युत आवेशित कण है, जिस पर आवेश कितना होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये चीज़ आपको विकल्पियों में ऑप्शन में देगा, आपको मारना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। अब माइनस इसलिए होता है क्योंकि जो अभी मैं बताया हूँ कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक विद्युत आवेशित कण होता है, इसलिए माइनस में रहेगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यह प्रश्न आपको एकदम दिमाग में दसा लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन में आएगा तुरंत टिक कर दीजिएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग कुछ नॉर्मल विकल्प वाला क्वेश्चन है उसे समझने की कोशिश करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे बढ़िया से। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। कह रहा है कि एक प्रोटॉन पर बताइए, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितना होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छा ढंग से लिखा हूँ ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि प्रोटॉन एक क्या होता है, धनावेशित कण होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या था, इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक आवेशित कण था, और प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित कण है, तथा इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन के भी होता है। बस अंतर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ माइनस में होता है और प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, परंतु प्रोटॉन का आवेश धनावेशित होता है, अतः प्रोटॉन विद्युत आवेश की मात्रा कितना, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है किसका, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है तो इसलिए बस माइनस आगे लग गया है, और ये धनावेशित होता है तो इसके आगे सिर्फ प्लस लग गया है, बस अंतर यही है। तो देखिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए चीज़ कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेशित कण तब -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेशित कण तब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये प्लस में रहेगा, वो माइनस में रहेगा, ये दिमाग अपने दिमाग में बैठा ही लीजिए। ठीक है, वो विकल्पीय से दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, उम्मीद कर दूं कि दोनों आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। अगर मैं चाहता तो तुरंत आपको बता देता कि एम्पियर सेकंड जो होता है विद्युत आवेश का मात्रक होता है, लेकिन नहीं, मैं पूरा विवरण से लेके आया हूँ ताकि वो दिमाग में बन जाए। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, देखिए बात को समझिए। यदि किसी चालक में टी समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो चाल में उत्पन्न विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, तो आवेश बटे क्या होता है, समय, मतलब Q/T। तो I बराबर Q/T होता है। तो यहाँ से आवेश निकल सकता है कि नहीं, तो Q निकालेंगे तो धारा में जाके उस समय का गुणा हो जाएगा, तो धारा गुणे समय। तो देखिए Q मतलब आवेश बराबर I मतलब विद्युत धारा और गुणे T मतलब समय। अब देखिए अगर मैं आवेश का मात्रक निकालूँ तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाता है, और गुणे समय का मतलब सेकेंड। तो यही तो हमसे पूछा था कि एम्पियर गुणे सेकेंड किसका मात्रक है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक गया, आवेश का मात्रक हो गया कि नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश का मात्रक ही क्या कहलाता है, एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है विद्युत आवेश का। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार सिस्टम से जो मैं लिखा हूँ उस प्रकार आपके दिमाग में तुरंत बैठ गया होगा कि हाँ कैसे इसका मात्रक बना है। नहीं तो अगर मैं डायरेक्ट बताता तो उसे कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो यही बात हो गया, रट्टा मारना। तो आप इस चीज़ों को इस तरह एक्सप्लेन करके समझेंगे तो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, तुरंत इसको सही करके चले आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इसे हल करेंगे हम लोग बहुत अच्छे ढंग से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर धारा ली जाती है।
अच्छा, फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट से 16 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अच्छा बढ़िया। चलिए इससे मैं बताता हूँ कितना आसानी से आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तुरंत चुटकियों में उड़ा देंगे। देखिए कैसे कह रहा है क्या कि किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर धारा ली जाती है। फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए एक दो बार बढ़िया से पढ़ लेते हैं, फिर इसे हल करने की कोशिश करते हैं। पहले जो दिया है उसे नोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या दिया है यहाँ पे, किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर धारा। चलिए पहले धारा दिया है तो हम लोग नोट करेंगे धारा, ठीक है। धारा से डिनोट किसको करते हैं, कैपिटल आई से। तो धारा बराबर कितना दिया है, 1 एम्पीयर। तो हम लोग नोट करेंगे 1 एम्पीयर। देखिए बहुत आसान होता है न्यूमेरिकल करना फिजिक्स का, लेकिन जिस प्रकार बताएंगे उसी प्रकार। पहले जो दिया रहा था उसको लिखते हैं। देखिए धारा आई बराबर 1 एम्पीयर, तो 1 एम्पीयर हमको आराम से लिख देंगे। फिर देखिए क्या लिखा है, फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित। तो 16 सेकंड मतलब क्या, समय दिया है। तो हम लोग लिखेंगे समय। तो समय जिसे हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, समय कितना दिया है, 16 सेकेंड। चलिए 16 सेकेंड हमको क्या दे दिया, समय दे दिया। अब हमसे पूछा क्या है कि 16 सेकेंड में प्रवाहित होती इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। एक बात दिमाग में अभी से नोट कर लीजिए कि जब भी क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहो, धारा, ठीक है, आई, और जब भी क्वेश्चन में आपको समय दिया हो, क्या, टी, समय दिया हो, अगर आपसे पूछे कि इतने समय में प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब भी आपसे पूछे, ठीक है, तो देखिए क्या आप लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन संख्या मतलब एन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन संख्या एन बराबर क्या हो जाता है, आई इंटू टी। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसका भाग दे दीजिए, ठीक है। तो एन बराबर आई इंटू टी। आई मतलब क्या होता है आपका, यहाँ मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आई मतलब धारा गुणे समय, अब बटे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो देखिए नंबर आप निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल रहे हैं, तो धारा कितना दिया है आपका, 1, ठीक है, और समय कितना दिया है आपका, 16 सेकेंड। अब देखिए ये एक विद्युत, तो मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया हूँ, आपको दिखा दूँ ताकि आपको तुरंत क्लियर हो जाए अच्छे ढंग से, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19, ठीक है, एक विद्युत आवेश पे, ठीक है। तो इतना हो गया, बस आप इसको भाग दीजिए। अब इसे हल करना है तो देखिए यहाँ से 10 हटाएंगे, तो देखिए एक अंक के बाद 10 तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 गुणे 16, और बटे में यहाँ से 10 हट जाएगा तो 16 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। तो यहाँ से 16 से 16 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब एन बराबर क्या हो गया, 10। अब देखिए यह नीचे आपका 10 पे पावर माइनस 19 से ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे में 10 पे पावर, अब जो माइनस 19 से वो क्या हो जाएगा, प्लस 19 में बदल जाएगा, तो 10 पे पावर 19 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो क्या, कौन सा घात है, एक घात है। तो एन बराबर, ये फार्मूला आप लोग सुने होंगे कि ए पे पावर एम गुणे ए पे पावर एन। जब आधार दोनों सेम हो तो घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, तो हो जाएगा ए पे पावर एम प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे 10 पे पावर 1 और प्लस 19 हो जाएगा। तो एन बराबर 10 पे पावर 19 और 1 20। तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 10 पे पावर क्या हो जाएगा, 20। तो पूछा हमसे क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो एन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 10 पे पावर 20, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल था, ठीक है। तो जब भी आपको धारा दिया हो, समय दिया हो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे, तो नंबर बराबर क्या हो जाएगा, धारा इंटू समय, इलेक्ट्रॉनों कितना इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या नहीं आवेश लिख सकते हैं, आवेश, इलेक्ट्रॉनों का आवेश, ठीक है। तो 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 में बताया हूँ, भाग दे दीजिए, तुरंत इसका निकल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो चुका होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, कितना क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो विकल्पीय क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं। कह रहा है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मतलब कह रहा है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो आप उत्तर लिखिए कि किसी चालक तार में, आराम से पढ़िए, किसी चालक तार में
विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसके? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि किसी चालक में तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके द्वारा होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनों कितना आवेश होता है उसका हम भाग दिए थे, ठीक है। तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां और उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 6वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना 64 जूल है, तो उस बिंदु का कार्यरत विद्युत विभव का मान होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है विद्युत विभव का मान पूछा है। यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो रहा है? 64 जूल हो रहा है। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है कोई, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है कि अनंत से किया गया, देखिए यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक, मान लीजिए कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसे अनंत से मैं किसी बिंदु, मान लीजिए यहाँ तक बिंदु Q तक, यहाँ से करने में जो कार्य लग रहा है कितना लग रहा है? 64 जूल। कहाँ लग रहा है? 64 जूल लग रहा है। तो हमसे पूछा कि उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार इसे बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहले मान दिया उसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे लिखिए सॉल्व और जो दिया है पहले उसे उतारते हैं। तो देखिए क्या दिया हमें, तो दिया है, देखिए क्या दिया है, यदि एक इलेक्ट्रॉनों का अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना 64 जूल हो, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया है, पहले इसे लिखिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे डिनोट करते हैं? n से, ठीक है। अभी मैं एक सवाल बताया हूँ। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितना दिया है? 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात किया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है। अब दिया है क्या? कार्य को करते हैं W से डिनोट। कार्य कितना दिया है? 64 जूल। लिख देंगे 64 जूल, यही ना दिया है। कह रहा कि किया गया कार्य कितना हो? 64 जूल, ठीक है। 64 जूल कार्य दे दिया है। अब देखिए हम जानते हैं कि आवेश बराबर, जो आवेश होता है, आवेश Q का मान, तो इसका क्या होता है? NE। Q बराबर क्या होता है? NE। N मतलब का इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, ठीक है। तो देखिए N का वैल्यू कितना है? एक इलेक्ट्रॉन संख्या 1। E का वैल्यू कितना होता है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। E की वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? आवेश निकल जाएगा। तो आवेश कितना निकल गया आपका? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका क्या निकल गया? आवेश निकल गया, ठीक है। एक फार्मूला होता है Q बराबर NE। जब आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हो और वहाँ पे E का वैल्यू आपको मालूम है कितना आवेश होता है, तो इतना, तो यहाँ से आपका आवेश निकल गया, ठीक है। चलिए अब हमसे पूछा था क्या? विद्युत विभव, कह रहा विद्युत विभव का मान क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए विद्युत विभव, यहाँ लिखिए विद्युत विभव। और विद्युत विभव मतलब कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल V बराबर क्या होता है? W/Q, कार्य और जो आपका आवेश निकला है, ठीक है। तो V बराबर क्या होता है? विद्युत आवेश बराबर कार्य अपान आवेश, ठीक है। तो कितना सिंपल है। तो आपका वर्क कितना दिया है? वर्क आपका दिया 64 जूल। अब बटे Q का आवेश का वैल्यू अभी क्या निकला है? एक का गुणा जब इतना में करेंगे तो इतना ही होगा। आप लोग जानते हैं एक का गुणा जब इतना में करेंगे तो इतना ही होगा। 1.6 × 10⁻⁻19 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 64 तो 64 रहेगा ही। देखिए इसको दशमलव हटाएंगे, देखिए तो दशमलव को क्या मान लीजिए 1, और दशमलव के आगे कितना जीरो है? दशमलव के आगे एक संख्या है, तो यहाँ पे क्या बढ़ा देंगे? 1 जीरो। तो ऊपर 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो नीचे कितना हो जाएगा? सिर्फ 64। और यहाँ पे 10⁻⁻19, ठीक है। अब देखिए तो 16 चौक को 64 कितना बार में कर गया? 4 बार में। तो जाएगा 4 × 10। अब देखिए ये नीचे 10⁻⁻19 है, इसे ऊपर भेजूँ तो प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻19 प्लस में हो जाएगा,
ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो ये तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। देखिए आधार दोनों सेम है, आधार दोनों सेम है तो घाते जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 पे पावर 19 और 1 घाते जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है। तो अब देखिए 4 गुणे 10 पे पावर 20 आपको निकालना क्या है, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट, तो किस में निकलेगा, वोल्ट में निकलेगा। तो 4 गुणे 10 पे पावर 20 वोल्ट, तो विद्युत विभव कितना हो गया, तो 4 गुणे 10 पे पावर 20 वोल्ट। ठीक है, हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। मानते हैं थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चंस, लेकिन आप करते रहेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम तक जाते जाते और मैं 1-2 बार प्रैक्टिस करा दूंगा, जबकि दिमाग में पूरा एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहली बार है तो आप लोग बढ़िया से आराम से पढ़िए। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना, तो देखिए कितना सॉल्व आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कितना सिस्टम से आपको लिखना है, तो लिखना आपको है कि देखिए यदि 4 ओम के 4 प्रतिरोध, यदि R1 4 प्रतिरोध है ना, तो R1 R2 R3 तथा R4, क्योंकि 4 प्रतिरोध है तो 4। तो यदि R1, R2, R3 तथा R4 कितने हैं, 4 प्रतिरोध एक दूसरे के कौन से माध्यम में, तो समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। देखिए इस प्रकार लिखेंगे तो एग्जामिनर पूरा आप पे खुश हो जाएगा कि हाँ लड़का जानता है। तो देखिए 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो यही मैं लिखा हूँ। यदि R1, R2 व R3 तथा R4 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो हमें निकालना है तो तुल्य प्रतिरोध होगा। हमें क्या पूछा है कि तुल्य प्रतिरोध, चलिए ये भी निकल जाएगा तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए तुल्य प्रतिरोध का होता है 1/Req। देखिए यह तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है। अब समांतर क्रम में है तो बटे में लिखेंगे हम, समांतर क्रम में जुड़े गए हैं तो 1 तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, 4 क्रम में जुटे हैं तो यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि सबको जोड़ना पड़ेगा, एक ही क्रम है तो R3 प्लस 1/R4, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े, तो इस प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ से कितना आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया था कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े गए हैं। ठीक है, एक समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपको दिया है कि R1 बराबर जितना R2 है उतना ही R3 है और उतना ही R4 है, और ये तीनों कितना है, 4 ओम के बराबर है। ठीक है, 4 ओम के समांतर क्रम में जोड़ा गया है और कितने के बराबर है, 4 ओम के बराबर है। तो R1 बराबर R2 R3 R4, जितना R1 की वैल्यू 4 है, R2 की वैल्यू 4 है, R3 की वैल्यू 4 है, R4 की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो यहाँ से हमको मालूम चल जाएगा कि 1 तुल्य प्रतिरोध हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं। तो देखिए 1/R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, और प्लस R2 की वैल्यू भी कितने हो जाएगी, 4, और प्लस R3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 4, और R4 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4। तो देखिए यहाँ से कितना सिंपल है, तो यहाँ से 1 तुल्य प्रतिरोध यहाँ से निकल जाएगा आपका। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा, 4 से 4 कैंसिल तो 1, ये भी 4 से 4 कैंसिल तो ऊपर 1 बचा, 4 से 4 कैंसिल तो 1 बचा, 4 से 4 कैंसिल तो 1 बचा। तो यहाँ से हमको मालूम चल गया कि 1/R मतलब कि तुल्य प्रतिरोध बराबर 1 2 3 4, तो 4/4, तो यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 1 तुल्य प्रतिरोध 4 एकम 4 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। ठीक है, तो 1/R थोड़ी निकालना हमको तो तुल्य प्रतिरोध, तो इसे क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध बराबर ऐसे में 1 भाग में करेंगे तो 1 ही आएगा 1। अब तुल्य प्रतिरोध किस में लिखता है, तो ओम में, तो हम लोग लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध कितना निकल गया, 1 ओम इसका। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमको ये मालूम चल गया है कि एक क्वेश्चन हमसे दिया था कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा, तो तुल्य प्रतिरोध कितना, 1 ओम होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का 1 ओम करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ। तो जब इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाएंगे बहुत अच्छे ढंग से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर।
चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिगर से आपको देगा। कह रहा है कि निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक, यहाँ से दो बिंदु के बीच क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, जब भी इस प्रकार एक कंडीशन बने तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि जब भी इस प्रकार क्रम बने तो ये किस में जुटा होता है, समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में अगर इस प्रकार दो इस प्रकार ऐसे रहेगा तो यह श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। ठीक है, तो बात को समझिए। चलिए तो अब इस चित्र को हमके तुल्य प्रतिरोध निकालना है ए से लेकर बी तक के लिए। तो देखिए हल, यहाँ पे हल लिखेंगे और कितना आसानी समझेंगे। तो देखिए ये एक ओम और ए एक ओम दोनों किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो यहाँ हम लिखेंगे कि दो प्रतिरोध कौन कौन से, एक ओम तथा एक ओम, दोनों एक ही ओम है, ये भी एक ओम तथा एक ओम, ऐसे लिखना है आपको अपने, जब भी आप सॉल्व कर जाएंगे। तो एक ओम किस में जुटे हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध इसका क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है, एक बटा तुल्य प्रतिरोध बराबर एक बटा, देखिए इसे R1 मान लीजिए, R1 आप प्लस नीचे वालों को क्या मान लीजिए, R2 मान लीजिए। तो यहाँ से आपका तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। तो कितना आसानी से निकल जाएगा, 1/R³ बराबर 1/, अब देखिए तुल्य प्रतिरोध कितना दिया है, R1 1 ओम, अभी 1/R2 भी कितना है, 1 ओम ही है। तो यहाँ से हम निकल जाएगा 1 बटा तुल्य प्रतिरोध, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 1, तो ऊपर भी कितना बच जाएगा, 1 से 1, और यहाँ से कितना भी बच जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा तुल्य प्रतिरोध बराबर 2/1। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा 1/, अब देखिए 2/1 है। अब हमें करना क्या है, यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं कि 1/R³ कितना जगह, 1/R³, यहाँ से मान 2 निकल गया। ठीक है, अब देखिए करना क्या ये चीज़ें हैं कि हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, 1 या 2, जो है यहाँ आ जाएगा तो यह जगह 1/2। तो यहाँ से R³ निकल जाएगा 0.5 ओम, 0.5 ओम, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ से इस प्रकार आपका Req निकल गया, तुल्य प्रतिरोध 0.5 ओम। अब देखिए 0.5 ओम का मतलब ये चीज़, जब इसे मैंने सॉल्व किया तो ये भी आ गया 0.5 ओम। अब यह इस तरह एक हो गया होगा, तो अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे गया, ये भी है 0.5 ओम। तो यह दोनों मिलके क्या कौन सा क्रम दर्शाने लगे, श्रेणी क्रम। तब ये दोनों श्रेणी क्रम दर्शाने लगे, तब यहाँ से आपके क्या होगा, देखिए बात को समझिए। तब यहाँ से निकलेगा कि प्रतिरोध जो अभी मैं निकाला हूँ, तो प्रतिरोध कितना निकला, 0.5 ओम। तो यह 0.5 ओम तथा 0.5 ओम, कौन सा, ये वाला। अरे इन दोनों को हल किए तो 0.5 ओम आ गया है, और यह 0.5 ओम, ये दोनों अब मिलकर क्या श्रेणी क्रम दर्शाने लगेंगे। तो यही कह रहा है कि प्रतिरोध 0.5 ओम तथा 0.5 ओम अब किस में आने गया, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी क्रम में जुड़ गए। तब ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ गए, तो श्रेणी क्रम निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, इसे R' तुल्य प्रतिरोध लिख लीजिए। अब इन दोनों का प्रतिरोध निकालेंगे तो ये भी 0.5 ओम, ये भी 0.5, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5, तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 0.5 पर 0.5 क्या हो जाता है 1, तो 1.0 ओम, तो 1 ओम निकल जाएगा। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध टोटल कितना निकल गया है, 1 से लेकर ए तक से बी तक जाने के लिए, तो ए से बिंदु बी तक जाने में 1 ओम तुल्य प्रतिरोध निकल गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ से ए से लेकर पी तक जाने में तुल्य प्रतिरोध, तो पहले देखिए दोनों समांतर क्रम में था, तो समांतर क्रम से तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद फिर यह दोनों श्रेणी क्रम में बन गया, फिर दोनों श्रेणी क्रम में हम तुल्य प्रतिरोध निकाल दी। देखिए कितना सिंपल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कितना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम हैं, 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित हैं।
किस क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बताते हैं कि किस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, जो दिया रहेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नोट करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए दिया हमको किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोध है जिनके प्रतिरोधक क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम है। 2 प्रतिरोध दिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो देखिए क्या दिया है, प्रतिरोध, वो भी कितने, 2 प्रतिरोध। तो प्रतिरोध R1 बराबर 2 ओम और एक प्रतिरोध और दिया है तो उसे R2 मान लीजिए, तो ये कितना, 4 ओम। तो 2 प्रतिरोध R1 2 ओम और R2 कितना, 4 ओम। फिर देखिए कह रहा है कि 6 वोल्ट बैटरी से, तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज हमको कितना दिया है, वोल्टेज को हम 20 से डिनोट करते हैं, वोल्टेज हमको दिया है 6 वोल्ट। ठीक, वोल्टेज में उसके दिया है 6 वोल्ट। और फिर कह रहा है कि 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा। अब देखिए समय कितना दिया हमको, समय दिया है t बराबर हमको दिया है 5 सेकंड, जो दिया लिख देंगे 5 सेकंड। फिर कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा, तो 4 ओम प्रतिरोधक, तो देखिए यहाँ पे प्रतिरोध हमको कितना दिया है, प्रतिरोध कैपिटल R बराबर 4 ओम दिया है। ठीक, जो दिया था भैया, जितना दिया था हम लोग पहले उतना उतार लेंगे। अब सबसे पहले हम लोग कुल प्रतिरोध निकालेंगे। कुल प्रतिरोध मतलब समझ रहे हैं कि जो यह 2 प्रतिरोध 2 ओम तथा 4 ओम 6 बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो श्रेणी क्रम में 2 ओम 4 ओम ये 2 प्रतिरोध जुटे हैं। तो यहाँ से हम पहले कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो कुल प्रतिरोध हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे RS का नाम दे देते हैं कुल प्रतिरोध का। तो कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा, 2 ओम वहाँ से, मतलब R1 प्लस R2, यही तो होगा भाई, दोनों श्रेणी क्रम में है। तो R1 कितना है 2, R2 कितना है 4, तो कुल मिला के कितना 6 ओम। 6 ओम क्या हो गया, इसका कुल प्रतिरोध निकल गया। तो 6 ओम इसका क्या हो गया, कुल प्रतिरोध निकल गया। चलिए तो देखिए यहाँ से धारा निकाल सकते हैं हम। ठीक है, धारा I बराबर फार्मूला होता है V/R। ठीक है, कितना वोल्टेज और कितना इसका पूरा प्रतिरोध है, भाग देंगे तो धारा निकल जाएगा। तो कितना वोल्ट था, 6 वोल्ट, और वोल्टेज कितना था, 6 वोल्ट था। अब बटे में कुल प्रतिरोध कितना निकला है, 6, तो कितना निकल जाएगा 1। ठीक है, तो धारा कितना निकल गया आपका, 1 एम्पियर। यहाँ से धारा निकल जाएगा। जब भी आपको वोल्टेज दिया हो और प्रतिरोध मालूम हो तो वोल्टेज में प्रतिरोध का भाग देंगे तो धारा निकल जाएगा। तो धारा I बराबर क्या निकल गया, 1 एम्पियर। अब हमसे पूछा क्या है कि 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी। ठीक है, तो ऊष्मा क्षय, चलिए अभी से निकालते हैं। ऊष्मा क्षय जिसे हीट बोलते हैं, H से डिनोट करते हैं, ऊष्मा निकालना है। तो H बराबर फार्मूला हो जाएगा, देखिए धारा है, तो धारा अगर जब भी धारा दिया हो और प्रतिरोध पूरा टोटल दिया हो कि कितने प्रतिरोध से, और आपका क्या दिया हो, समय दिया हो, तो आप ऊष्मा क्षय निकालेंगे I²RT। इस फार्मूला से आप इसको नोट कर लीजिए, IH बराबर I²RT। I क्या हो गया यहाँ पे, धारा आपका क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू R देखिए प्रतिरोध कितना था, 4 ओम के साथ। ये ना कहा है 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी। तो प्रतिरोधक क्या हो गया 4, और T समय कितना, तो समय कितना है 5 सेकंड। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। तो जैसा कि दान 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, गुणे 4 गुणे 5, तो 5 चौको 20 और 20 कम 20, तो 20। ठीक है, और जो कि हम लोग ऊष्मा निकाल रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं, तो किस में आ जाएगा, जूल में। तो 20 जूल। तो हमसे एक क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोध जिनके प्रतिरोधक क्रम से 2 ओम तथा 4 ओम 6 वोल्टेज बैटरी की श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी, तो 20 जूल ऊष्मा क्या होगी, क्षय होगी। तो देखिए कितना आराम से चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है चीज़ें, बस फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला आपको याद रहेगा तो कर लेंगे, तो बस आपको चीज़ें यहाँ से निकलती चली आएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, देखिए वेरी छोटा सवाल था। देखिए छोटा क्वेश्चन है लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विकल्प में पूछता है, एक अश्वत्थ शक्ति बराबर होती है। तो दोस्तों इसका मैं उत्तर बता दूं कि एक अश्वत्थ शक्ति कितने के बराबर होती है। तो यहाँ पे लिखिए एक अश्वत्थ शक्ति, तो एक अश्वत्थ शक्ति बराबर कितना, 746 वाट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि एक अश्वत्थ शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। देखिए छोटा क्वेश्चन विकल्प में पूछता है, भाई इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको बता दिया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और बढ़ चलते हैं।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों यह है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश यदि 1.6×10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो कह रहा है कि एक चालक पर सामान्यतः अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। जितने उसके इलेक्ट्रॉन आवेश होते हैं सामान्य, तो उसे 5 इलेक्ट्रॉन क्या है अधिक है। तो कह रहा है कि आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए बहुत ही छोटा सवाल है, बहुत अच्छा भी सवाल है। तो देखिए यहाँ पे आवेश Q बराबर, देखिए कितना इलेक्ट्रॉन का अधिक, 5 इलेक्ट्रॉन का अधिक है, ठीक है। तो Q बराबर क्या होता है, यानी ये नंबर संख्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितना संख्या अधिक है चाहे कम है, और E क्या है आपका, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो कितना अधिक है, नंबर 5 अधिक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6×10⁻⁻19। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चालक पर सामान्य, तो 5 अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन क्या है अधिक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना हो, तो 5 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, तो गुणा करेंगे तभी तो निकलेगा। हाँ, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, तो 16×5=80। तो 8.0×10⁻⁻19 कूलाम, यही तो होगा भाई। 1.6 को गुणा 5 में करेंगे तो 8 ही तो आएगा। तो 8.0×10⁻⁻19 कूलाम। और हमसे पूछा आवेश की प्रकृति कैसी होगी, तो अब आप यही बताइए कि आवेश की प्रकृति क्या होगी। अभी मैं बताया हूँ पहले क्वेश्चन में। तो आवेश की प्रकृति हो जाएगी ऋणात्मक, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऋणात्मक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगी। तो आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होगी, और मात्रा उसकी कितना होगा, तो 8.0×10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो बहुत सिंपल छोटा सवाल था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 12 की ओर उसे देखेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत चालक में 3.75×10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं। उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर 1.6×10⁻⁻19 कूलाम हो तब, ठीक है। तो चलिए देखिए इसे कितना आसानी से हल करेंगे हम लोग। सबसे पहले वो चीज़ जो दिया है, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे किसी विद्युत चालक में 3.75×10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं। उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। क्या, विद्युत धारा की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर इतना हो, तो देखिए किसकी गणना करना है, विद्युत धारा की, ठीक है, विद्युत धारा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, आवेश अपान T, यही होता है। और यहाँ पे आवेश क्या दिया है हमको, किसी विद्युत चालक में इतना इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन के रिलेट दिया है, तो ये Q किस में चेंज हो जाएगा, NE। इस Q को मैं ये लिख सकता हूँ ना, क्योंकि देखिए किसी विद्युत चालक में इतना इलेक्ट्रॉन बह रहा है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है, तो इस आवेश निकल सकता है। तो आवेश बराबर ये भी फार्मूला होता है NE। अरे Q बराबर फार्मूला होता है, अभी मैंने एक सवाल में लिखा है कि Q बराबर क्या होता है, NE फार्मूला होता है कि नहीं। तो ये बताइए कि Q यहाँ पे, तो Q को हम NE लिख सकते हैं कि नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आवेश कितना है, और T कितना है, तो T समय। तो यहाँ से अब I आराम से आप निकाल लीजिए। तो I बराबर देखिए नंबर कितना दिया है, किसी विद्युत चालक में इतना इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से, कितना 3.75×10⁻20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बटे में कितना समय लग रहा है, तो यहाँ पे आपको समय दिया है, कितना समय दिया है कि किसी विद्युत चालक में इतना इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट, कितना प्रति मिनट, तो 1 मिनट। तो 1 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। तो समय कितना निकल गया आपका, 60 सेकेंड। तो 60 से भाग दीजिए तो फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर जब अब यहाँ से इसको क्या देंगे, आप भाग देंगे। तो चलिए भाग दे के दिखाता हूँ। चलिए तो कितना हो जाएगा I बराबर, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि जो आपने ये फार्मूला लिखा 3.75×10⁻20, अब बटे समय कितना है 60, और यहाँ पे आप गुणा करना पड़ेगा। ये भी चीज़ है कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड पे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, तो कितना, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश इतना, तो आप गुणा करना पड़ेगा। I बराबर 3.75×10⁻20 अब बटे 60। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश, तो 1.6×10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अब देखिए अब इतना तो आप सॉल्व कर लेंगे, जब इतना थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड है तब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
तब देखिए इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.1 गुणे 10। अब देखिए 10 कैसे आया है, तो देखिए आधार, ये भी आधार, आधार दोनों से में तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। तब 20 में -19 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 पे पावर 1 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.1, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1 एम्पियर आएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि बहने वाली विद्युत धारा गणना कितना है, 1 एम्पियर। तो दोस्तों सवाल बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आप लोग उम्मीद करूँगा कि इसे आप लोग नोट कर लेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 को चलिए हम लोग करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 20 ओम, 24 ओम तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम में तथा समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग श्रेणी क्रम में निकालते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो पहला लिखेंगे हम लोग श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो प्रतिरोध R बराबर 20 ओम, 24 ओम तथा 30 ओम, मतलब R1 प्लस R2 और प्लस R3। ठीक है, यही तो दिया है। तो R बराबर R1 कितना दिया है, 20 ओम, और R2 कितना दिया है, 24 ओम, और R3 कितना दिया है, 30 ओम, 30 ओम। तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना निकल जाएगा, 20 और 24 और 30। तो 20 और 24 30 कितना होता है, 74। तो ये हो जाएगा 74 ओम। तो आपका तुल्य प्रतिरोध निकल गया यहाँ से। तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध आपका श्रेणी क्रम में कितना निकल गया, 74 ओम। अब हमको निकालना है दूसरा कंडीशन, अगर इसी को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ये श्रेणी क्रम में था, आप निकालेंगे हम समांतर, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। चलिए समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 और प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ये होता है आपका समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। 1/R बराबर R1 कितना दिया था आपका 20, R2 कितना दिया था 24, और R3 कितना दिया था 30। ठीक है, चलिए इसे हल करेंगे तो 1/R बराबर 20, 24, 30 का एलसीएम तो निकालेंगे कितना आ जाएगा, 720। ठीक है, यहाँ से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, यह 36 बार में। 24 का भाग देंगे तो 24 3 72, कितना बार में, 30 बार में। इसे कटाएंगे तो कितना कट जाएगा, 24 3 72, कितना बार में कट जाएगा आपका, तो 24 बार में। ठीक है, 24 बार में 720 आ जाएगा आपका, क्योंकि 24 3 72 एक 0 हो जाएगा। तो 1/R बराबर जब इसे जोड़ेंगे 36 और देखिए 4 4 10 और 3 3 6 2 8 1 9, तो कितना हो जाएगा, 90 आए, कितना हो जाएगा 720। हमके प्रतिरोध निकालना है तो इस R को ऊपर कर देंगे, तब R को ऊपर करेंगे तो 720 ऊपर चल जाएगा और 90 कहाँ जाएगा, नीचे। तो R बराबर 0 से 0 और 9 8 72, तो क्या जाएगा 8। तो R बराबर 8 ओम। ठीक है, समांतर क्रम में कितना आ जाएगा, 8 ओम, और श्रेणी क्रम में कितना आ रहा था, 74 ओम। तो देखिए क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हुए क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुविकल्पीय प्रश्न में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है। ठीक है, क्या पूछा हमसे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो चलिए मैं उत्तर में आपको लिखता हूँ। यहाँ पे आप इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ कितनी होती है, तो अनंत होती है। ठीक है, अनंत होती है। सभी में लिखकर क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, आप एकदम बेफिक्र रहिए। पहला क्वेश्चन आपको तैयार हो गया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, बहुविकल्प में पूछेगा, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला अगर क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़े। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी आपके बहुविकल्पीय में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने, कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, देखिए बेहद अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने को देखिए, मान लीजिए कोई ये समतल दर्पण है और समतल दर्पण के सामने
एक वस्तु दर्पण से कितनी दूरी, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु को क्या कर दिया जाएगा, रखा गया है। तो कह रहा है कि तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तभी जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, ठीक है, वो समतल दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है। जितनी दूरी पे वस्तु रहेगी उतनी दूरी पे उसका प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है, तो अब आप ही बताइए कि जब ये कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखा गया तो उसका प्रतिबिंब भी 10 ही सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, क्योंकि बराबर होता है। तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं क्या, 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, कितने सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। ठीक है, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब जहाँ पे रखा गया होता है और जहाँ इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जहाँ जितने सेंटीमीटर पे वस्तु रखी रहेगी उतने ही सेंटीमीटर पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। तो जाहिर सी बात है कि 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है तो 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा, बात सिंपल खत्म। ठीक है, तो उत्तर क्या देंगे, 10 सेंटीमीटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा इस वाले प्रश्न में आप लोगों को। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए देखिए कि प्रश्न नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अभी वो विकल्पीय का प्रश्न है। ठीक है, पूछ रहा है हमसे कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की आवर्धन होता है। ठीक है, कह रहा है बताइए कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। तो दोस्तों एक बात बता दूं मैं कि समतल दर्पण से जो समतल, मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, ठीक है, बात को समझिए, समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो हमारा व्यू होता है और समतल दर्पण से वस्तु की दूरी जो जो यू होता है वो दोनों बराबर होता है। जब ये प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों बराबर होने लगे तो उस समय जो हमारा यम आवर्धन क्षमता होता है वो क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, 1 होता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है तो आप क्या उत्तर देंगे, 1। ठीक है, आवर्धन कितना होता है, 1 होता है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको क्लियर हो चुका होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस बहुविकल्पीय में आपको ऑप्शन देगा। चलिए इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार प्रश्न में पूछा जाता है। कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध है। ठीक है, हमसे इसका संबंध पूछ रहा है, बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा जाता है। मैं सभी प्रश्न कराऊंगा, आप बस बेफिक्र रहिए, जितने भी क्वेश्चन कराऊँ सब इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध है। तो एक बात बता दूंगा, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि दर्पण की फोकस दूरी, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप वैसे लिखिए, दर्पण की फोकस जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। मतलब जो स्मॉल एफ होता है वो R/2 होता है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ से R की वैल्यू में निकालूँ तो कितना हो जाएगा, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगा, तब ये 2 को गुणा F में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2F, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में ए रहेगा तो आप इसको मार दीजिएगा, या तो ऑप्शन में ए रहेगा तो आप इसको मार दीजिएगा। ठीक है, करेक्ट, दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो F बराबर R/2, तो यहाँ से आप R आराम से निकाल सकते हैं 2F। अगर वक्रता त्रिज्या निकालना होगा तो फोकस का दुगना कर देंगे तो वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, और फोकस दूरी निकालना पड़ेगा तो वक्रता का आधी करेंगे तो निकल जाएगा आपका फोकस दूरी। तो वेरी सिंपल है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा तो आप मार सकते हैं, लेकिन अधिकतर ऑप्शन आपका यही दिया रहता है। ठीक है, बहुविकल्पीय में तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है न्यूमेरिकल का। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, उसी पे बेस पे क्वेश्चन आ गया, जिस प्रकार पूछता है। देखिए कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण दिया है, उत्तल दर्पण में हमेशा जो F की वैल्यू होती है वो धनात्मक होती है। ठीक है, ये एकदम याद कर लीजिएगा, उत्तल दर्पण में F की वैल्यू धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर तो हमको दे ही दिया है। अब पूछा है कि दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, मतलब कैपिटल R की वैल्यू पूछा है। मैंने अभी बताया था कैपिटल R की वैल्यू क्या होता है, 2F। ठीक है, 2F, कैपिटल R बराबर क्या होता है, 2F। आप फोकस दूरी दुगना कर दी तो R बराबर क्या आ जाएगा, 2, और गुणे F का वैल्यू कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ R बराबर कितना निकल जाएगा, 12 दूनी के 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुविकल्पीय का प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये % आपको दिक्कत नहीं हो, बस ये याद होना चाहिए, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी आपका धनात्मक होता है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। और आगे प्रश्न बहुत बड़े बड़े आएंगे, सारे क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, आप बस धैर्य बना के रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ते हैं।
चलिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए थोड़ा लॉजिक यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्र त्रिज्या r बराबर आपको दे दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर दे दिया है। अब कह रहा है इसकी फोकस दूरी होगी, ठीक है। कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी, मैंने अभी बताया था कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक और धनात्मक होती है और अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो जब आप देखिए अभी मैं क्या बताऊँ, इसका कह रहा है कि फोकस दूरी, अब फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर r/2, यही तो होता है। तब जब यहाँ से आप यफ निकाल रहे हैं तो यफ बराबर क्या हो जाएगा, आर कितना दिया है आपका 20/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यफ बराबर 10 सेंटीमीटर। लेकिन अब यह याद होना चाहिए बात आपको, यह बराबर 10 सेंटीमीटर तो आ गया, लेकिन अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस में होगा यार, ठीक है। तो यह बराबर -10 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन में आपको 10 सेंटीमीटर भी दिया रहेगा तो आप गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या मारना है, -10 सेंटीमीटर है, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इतना आप ध्यान में रखिए बात को, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो गया। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, वो विकल्पीय के प्रश्न हैं सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा, ठीक है। करक वस्तु को कहाँ पे रखें कि वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बने, ठीक है। तो चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो विकल्पीय में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे कि दर्पण के, देखिए कहाँ पे रखा जाता है, तो दर्पण के ध्रुव, और दर्पण के ध्रुव को हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, ठीक है। दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस बिंदु, फोकस बिंदु को एफ बोलते हैं, जानते कि नहीं आप लोग, फोकस बिंदु एफ के बीच में, ठीक है। जब अवतल दर्पण बीच में, ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे कहाँ रखना पड़ता है, तो दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच रखेंगे, तब यह कंडीशन फॉलो होती है। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम रट्टा मार लीजिए कि ध्रुव पी और फोकस बिंदु एफ के बीच रखेंगे तो भाई बड़ा प्रतिबिंब और एक सीधा प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो गया होगा, नोट कर लिए होंगे। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कह रहा है यह कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। ऑप्शन ए केवल समतल, ऑप्शन बी केवल अवतल, ऑप्शन सी केवल उत्तल, कि ऑप्शन डी समतल तथा उत्तल, ठीक है। चलिए आप हमें बताइए कि किसी दर्पण की आप कितनी भी दूरी पर खड़े क्यों नहीं हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों चलिए आप अपना आंसर चूज कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो वो दर्पण होगा आपका ऑप्शन डी, समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दोनों होगा, क्योंकि समतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में भी आपका सीधा प्रतिबिंब होता है, चाहे आप जितनी दूरी पर खड़ा क्यों ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं दिया होता, ठीक है, तो कोई ना कोई बस सिर्फ समतल दर्पण दिया होता है या तो उत्तल दर्पण दिया होता, दोनों नहीं दिया होता, ठीक है। तो आप इन दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा कि समतल तथा उत्तल दर्पण दोनों में ही क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, चाहे आप वस्तु से कितनी भी मतलब दर्पण से कितनी दूरी पर क्यों ना खड़ा हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है, ठीक है। कह रहा है कि बताइए कि जो टार्चों होते हैं और सर्च लाइटें होती हैं तथा वाहनों होती हैं, उसमें हेडलाइट जो बल्ब होता है, हेडलाइटों में जो बल्ब होता है वो कहाँ लगा होता है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूँ कहाँ लगा रहता है। तो वो लगा होता है आपका परावर्तक के फोकस, जो परावर्तक के फोकस होंगे, जहाँ से परावर्तक फोकस होता है, फोकस के अत्यधिक निकट लगे होते हैं, अत्यधिक निकट, ठीक है, अत्यधिक निकट लगे होते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर आपको याद होना चाहिए कि टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है, तो परावर्तक के फोकस के कहाँ पे अत्यधिक निकट लगे होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यही सही आंसर होगा, बहुविकल्पीय का प्रश्न है यह सब। अभी मैं अति लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सभी कराऊंगा, आप बस धैर्य बनाए, क्योंकि इस वीडियो में सारा मैं समाप्त कर दूंगा, इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 और बढ़ते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों आ गया है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, जो कि बेहद अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर साल आपको वो विकल्पी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा, ठीक है। कोई मान लीजिए कि माध्यम है, यहाँ पे जल है, यहाँ पे हवा है,
अगर यहाँ से दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ, जो ये सीमा पृष्ठ है, इस पे प्रकाश क्या होता है, लंबवत आपतित होता है, यहाँ से सीधे आता है, ठीक है, लंबवत आपतित होता है। तो कह रहा है कि जो प्रकाश का अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन का कोण कितना होगा, ठीक है। तो एक बात बता दूं कि अगर कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें आती हैं, अगर वो लंबवत आती हैं तो बिना विचलन होते हुए क्या होती है, वो सीधे निकल जाती हैं, और जब सीधे निकल जाती है तो वहाँ पे अपवर्तन कोण क्या बनता है, 0 डिग्री बनता है। ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होता है, तो 0 डिग्री होता है, ठीक है। ये वो विकल्पीय में आएंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक 0 डिग्री देखने को आपको मिलेगा, उसी को आपको टिक करना है। अदर ये नहीं कि लंबवत तो 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है, 90 अंश का कोण नहीं बनाता है, क्योंकि जब लंबवत आता है तो अपवर्तन कोण क्या होता है, यहाँ पे 0 डिग्री बनता है, क्योंकि वो सीधे निकल जाता है बिना विचलन होते हुए, ठीक है। तो ये बात आपको याद होना चाहिए। चलिए, अगर क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्लियर हो चुका होगा प्रश्न का उत्तर, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, और उसे देखने और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए बेहद ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, और यह क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि चित्र में किसी प्रकाश किरण को माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते दर्शाया गया है, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा। देखिए, माध्यम ए से माध्यम बी में प्रकाश किरण को गमन करते दिखाया गया है, और कह रहा है माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक बताना है इस चित्र के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद तुरंत ये क्वेश्चन लग जाएगा। सबसे पहले आपतित कोण देखिए, इसमें दिया है क्या, आपतित कोण, ठीक है, आपतित कोण, ठीक है। आपतित कोण जैसा कि जानते हैं आप लोग के आपतित कोण क्या कहते हैं, तो आपतित कोण को हम लोग स्मॉल आई कहते हैं, जो यहाँ से प्रकाश किरणें जा रहे हैं, जो, ठीक है, प्रकाश किरणें जिधर जाती हैं वो आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण यहाँ से जा रही है, कितना अंश का बना रहा है, 60 अंश का, ठीक है। तो आई बराबर कितना, 60 अंश, और यहाँ पे अपवर्तित किरण देखिए, ठीक है, अपवर्तित किरण, ठीक है, प्रकाश जाने के बाद वो अपवर्तित किरण क्या होता है, आर होता है, जो यहाँ से प्रकाश परावर्तक पृष्ठ से प्रकाश यहाँ पे मोड़ रहा है, तो कितने कोण पे मोड़ रहा है, तो 45 अंश का, तो इसलिए अपवर्तित कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपतित कोण आई बराबर 60 अंश, और अपवर्तित कोण जो हो रहा है आर बराबर 45 अंश हो जा रहा है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है यहाँ पे कि माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, तो क्या होगा कि माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, तो ये होता है साइन आई अपान साइन आर होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, ठीक है, साइन आई अपान साइन आर। तो साइन आई का वैल्यू कितना दिया है, तो 60 अंश, तो ये हो जाएगा क्या, साइन 60 अंश, और बटे में साइन आर दिया 45 अंश, तो इसलिए साइन और आर का वैल्यू 45, तो साइन 45 अंश, और साइन 60 अंश का मान जानते हैं आप लोग, करड़ी में कितना होता है, 3/2, अब बटे में साइन 45 अंश का मान होता है 1/करड़ी में 2 होता है, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 3/2, और ये भाग में गुणा में हो जाता है, करड़ी में 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो ऊपर क्या बचेगा आपका, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2, और नीचे बचेगा सिर्फ 2। तो अब ये बताइए कि करड़ी में 3/करड़ी में 2 ऊपर रहने दीजिए, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, क्योंकि करड़ी में 2 को गुणा करड़ी में 2 को करते हैं तो 2 ही आता है, और यहाँ से करड़ी में 2 को करड़ी में 2 हटा देंगे, तो बच जाएगा आपका क्या, करड़ी में 3/2, और करड़ी में 3/करड़ी में 2 बचेगा, ठीक है। तो करड़ी में 3/करड़ी में 2, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन में दिया रहेगा, आप इसको सही कर लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अब उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, सिंपल सा है, आप आपतित कोण और अपवर्तित कोण निकाल के और उसका अनुपात निकाल दिए, साइन आई अपन साइन आर, ये सापेक्ष बी का अपवर्तनांक पूछा था, तो सिंपल से आंसर आप इसको बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 15 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक है, ठीक है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या दिया है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कह रहा है कि एक पदार्थ में इसी की चाल, वायु की चाल कितनी हो जाती है, 15 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग निकालना पड़ेगा कि वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक, ये तो निकालना है, वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक। तो थोड़ा एक लाइन लिखना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। तो लिखे आप लोग, वायु के सापेक्ष पदार्थ का आप लोग लिख लिए। तो चलिए, इसे किस प्रकार लिखते हैं, तो देखिए, ए से मतलब एयर हो गया, एयर के सापेक्ष या पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है।
तो यहाँ पे वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर पहले होगा कि वायु में प्रकाश की चाल, कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, वायु में प्रकाश की चाल अब बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल जो उस माध्यम में है, मतलब कि माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप एकदम आराम से समझेंगे तो हो जाएगा। देखिए पूछा हमसे, क्या पूछा है, ये तो पूछा है पदार्थ के अपवर्तनांक बताइए, तो वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक हम निकाल रहे हैं, वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक। तो पहले वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, अब बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, मतलब माध्यम मतलब वही चीज़ जो पदार्थ है, पदार्थ माध्यम ही होता है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल। तो बस सिंपल से आप लगा सकते हैं, वायु में पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 × 10⁸ है, और माध्यम प्रकाश की चाल कितनी है, तो 15 × 10⁻, कितना है, 8 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए, ये 15 नहीं है 1.5 है, ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक है थोड़ा, 1.5 है, ठीक है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 तो यहाँ हम 1.5 लिख देंगे, बात खत्म। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 30 हो जाएगा, और 10⁸, और ये क्या हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो 15 हो जाएगा, 10⁸, 10⁸, कैंसिल, अब 15 दूनी कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऑप्शन में दिया रहेगा कहीं ना कहीं, आप इसको आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1.5 था, ठीक है, 1.5 था, 15 नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में आप लोगों को, ठीक है। चलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपली से आपने लगा भी दिया। अरे प्रकाश की चाल ही तो दिया है, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम प्रकाश की चाल भाग दे दीजिए, निकल जाएगा, वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अगर क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन आ गया बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, मतलब बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को करने में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी, ठीक है। देखिए अपवर्तनांक पहले आपको दे दिया है, एक आपको दिया है वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो आप पूछ रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल होगी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे कि वायु के सापेक्ष, ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब एयर के सापेक्ष ग्लास, कांच मतलब कांच, ठीक है, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो क्या होता है, तो ऊपर लिखेंगे हम कि वायु में प्रकाश की चाल, ये तो फॉर्मूला होता है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, अब बटे में कांच में प्रकाश की चाल, यही तो होता है, बटे में कांच में प्रकाश की चाल। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कांच में प्रकाश की चाल। अब सिंपली आपको करना है कि देखिए यहाँ पे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आगे ही दे दिया है 3/2, तो अपवर्तनांक आपको 3/2 आगे दे दिया, तो मैं लिख दिया। अब वायु में प्रकाश की चाल आपको वहाँ पे दिया है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और हमसे पूछा था कांच में प्रकाश की चाल, मतलब ये हमसे पूछा है, तो इसको हम ऐसे ही नोट कर देंगे, कांच में प्रकाश की चाल हमसे पूछा है, कांच में प्रकाश की चाल हमसे पूछा है, ठीक है। तब यहाँ से निकल सकता है कि नहीं, आराम से निकल सकता है। तो यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे कि कांच में प्रकाश की चाल बराबर, कांच में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा। अब ये इसको यहाँ पे भेज रहे हैं, तो यह देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, 3 × 10⁸ ऐसे ही रहेगा। अब बात को समझिए, यह 3 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 3 नीचे आ गया, यह 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 2 × 10⁸ आ गया, ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आ गया, ठीक है। तब हमसे यही तो पूछा था कि कांच में प्रकाश की चाल, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब बहुत महत्वपूर्ण भी प्रश्न है, तो इस प्रश्न बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को करके ही आपको जाना है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 15 में। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न आप बहुत बार पूछा गया, सिंपल है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। देखिए प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दे दिया है, तो कह रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जस्ट उल्टा, ठीक है। एक बार वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे दिया है, हमसे पूछा है एक बार कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे देखिए आपको दिया है क्या, कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक देने के बाद हमसे पूछा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/,
कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यही तो होगा। हम देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हमसे पूछा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। तब सिंपली आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दे ही दिया है। हमसे पूछा है हमसे क्या पूछा है, यही तो पूछा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा का कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, और 2 कहाँ चल जाए, 2 को गुणा 1 में होगा तो 2 यहाँ पे चल जाएगा और 3 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब 2/3 जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, बहुत सिंपल है। करा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक उल्टा तो 2/3 तो होगा। तो इस प्रकार आप लिख के दर्शा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसका पार्ट, देखिए इसका मतलब सवाल बहुत ज़्यादा इसमें है, तो इसलिए पार्ट 1 में मैं कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस करूँगा। इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, अब पार्ट 3 भी आ सकता है अगर लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो। ठीक है, तो इन तीनों पार्टों का आपको देखना है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 तो क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 17 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है आपसे कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, देखिए कितना सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखिए हमसे कहा है कि वायु के सापेक्ष जल और वायु के यही सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो पहले हम लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, तो देखिए ए मतलब एयर, एन मतलब अपवर्तनांक, जी मतलब ग्लास। ठीक है, बात को समझिएगा। पहले जल दिया ना तो वाटर लिखेंगे इस तरह कि एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दे दिया, पहले 4/3, फिर तुरंत दिया है कि एयर के सापेक्ष किसका, कांच का मतलब ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया, 3/2 दिया है। तो देखिए वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक 3/2 दिया है। अब हमसे पूछा है क्या कि जल के सापेक्ष, हमसे पूछा है कि वाटर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक बराबर क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल है। तो हम लोग लिखेंगे कि वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, तो पहले हम लोग लिखेंगे क्या कि वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक अब बटे में वायु के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए निकल जाएगा आपका पानी के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो कितना हो जाएगा, तो वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया, 3/2। ठीक है, और बटे में पानी के और वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना दिया है, 4/3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं कि वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक हो जाएगा 3/2, गुणा में हो जाएगा तो 3 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 के 9 और 4 दूनी के 8। ठीक है, तो कभी कभी आंसर आपका ये भी रहता है और कभी कभी आंसर आपका बस इतना दे देगा कि 3/2 अब भागे 4/3, मतलब इसी चीज़ को ऐसे लिख देगा। तो कभी कभी आंसर ये भी मिल जाता है, कभी कभी आंसर ये भी, तो कोई भी मिले आपको आंसर कर देंगे आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको इन क्वेश्चन में, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 आप आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 17 में आपको। और क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्लियर हो चुका है, तो चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की स्क्रीन पे आ गया है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये बताइए कि निम्न में से इसमें से कौन सा, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जल के द्वारा भी लेंस, कांच के द्वारा भी हम कर सकते हैं, प्लास्टिक के द्वारा भी कर सकते हैं, और मिट्टी के द्वारा क्या हम लेंस बना सकते हैं, कभी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, कि मिट्टी के द्वारा हम लेंस कभी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 19 आपसे यह कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना होगा। कौन सा है, उत्तल लेंस है। कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए, तो चलिए मैं आपको उत्तर बताता हूँ कि कहाँ रख पाएंगे इसे। तो लिखिए लेंस ऑप्शन में दिया रहेगा कि लेंस से मतलब एफ तथा 2F। ठीक है, 2F के बीच। ठीक है, आप लोग लेंस पढ़े होंगे, उत्तल लेंस तो जानते होंगे कि F क्या होता है, 2F क्या होता है। तो लेंस से F तथा 2F के बीच अगर रखते हैं तो उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आप उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ रखना पड़ेगा, लेंस से F तथा 2F के बीच। ये तो आंसर आपको याद होना चाहिए, किसी कीमत पे आपको याद होना चाहिए चीज़। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्लियर हो चुका होगा तो क्वेश्चन नंबर 20 और बढ़ते हैं।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है आपसे कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। कह रहा है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो एक अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, लिखिए आभासी बनता है। ठीक है, आभासी बनता है और सीधा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी, सीधा व छोटा होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने टोटल 20 क्वेश्चन बात किए हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट सेकेंड भी इसका जल्द ही आएगा 1-2 दिन में, तो उसको भी उसमें देखना, उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो मैं पार्ट 3 भी ला दूंगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो पार्ट 1 जो आप देख रहे हैं इसमें बेहद अच्छा लगा होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी साथ ही साथ प्रेस कीजिए, और पार्ट 1 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब पार्ट 2 भी जल्द आएगा। ठीक है, और पार्ट 3 भी आ सकता है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो यह इस चैप्टर को न्यूमेरिकल सारे क्लियर हो जाएंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।